घने जंगल के बीच 6 दोस्तों को अचानक एक रहस्यमयी स्कूल दिखाई देता है जिसे हेल यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। उत्सुकतावश वे सभी उस पाठशाला की दहलीज पार कर लेते हैं, पर भीतर कदम रखते ही उन्हें आभास होता है कि वे भयंकर जाल में फंस चुके हैं, क्योंकि उस शापित विद्यालय का अटूट विधान है कि जो भी वहां प्रवेश करेगा उसका बाहर निकलना पूर्णतः असंभव है। इतना ही नहीं, उन्हें स्कूल के भीतर जबरन दाखिला लेने के लिए भी विवश किया गया। इस स्कूल में कुछ और भी जानलेवा और अवैध नियम मौजूद हैं। इस जगह का खौफनाक नियम यह है कि शाम 7 बजते ही यहाँ किसी की भी हत्या होना मुमकिन है। इस रहस्यमयी पाठशाला का संचालक आखिर कौन है, और क्या ये 6 साथी इस खौफनाक इमारत के चंगुल से सुरक्षित बचकर निकल पाएंगे? दृश्य का आरंभ एक बदहाल युवती से होता है जो घने जंगलों के बीच अपने प्राण बचाने के लिए बदहवास दौड़ रही है। दहशत से सहमी हुई उस लड़की की हालत इस समय वाकई बहुत नाजुक है। भागते हुए अचानक वो पेड़ के ठूंठ से टकराकर पत्थर पर गिरती है और सिसकियां भरने लग जाती हैं। तभी एकाएक पीछे से कोई साया उसका मुख दबोच लेता है और उसे खींचते हुए एक अंधेरी गुमनामी की ओर ले जाता है। दृश्य बदलता है और 6 लड़के लड़कियों की एक टोली स्क्रीन पे नजर आती है। जंगल की इन गहराइयों में वे सब किसी गुप्त स्थान की तलाश में हैं। उन लड़कियों के बीच माया के पास एक पुराना नक्शा थमा हुआ है। दरअसल उन तक ये अफवाह पहुंची थी कि इस वीरान जमीन पर पहले कभी कोई स्कूल मौजूद था, मगर वो विद्यालय अचानक ही किसी रहस्यमयी ढंग से ओझल हो गया। इसी रहस्यमयी खोज की खातिर उन सब का उस विद्यालय की तलाश में वन आगमन हुआ। लंबे समय तक तलाश करने के बाद अब वे सब पस्त हो चुके हैं। उसी क्षण मैक नामक एक अन्य मित्र वहां उपस्थित होता है और कुछ ही पलों के पश्चात हमारी मुख्य नायिका जेन भी वहां पहुंचती है। जेन सवाल करती है कि क्या वे पहुंच चुके हैं। मेरी इस रणनीति का आधार जीपीएस तकनीक है, ना कि ये पुराने और सदियों पुराने कागजी नक्शे। माया पुष्टि करती है कि यह मानचित्र असली है और वे अपनी मंजिल के बेहद करीब हैं। इसके पश्चात ये समूह अपनी यात्रा जारी रखता है। कदम दर कदम आगे बढ़ते हुए जैन अपनी मंजिल पूछती है। मैट मजाकिया लहजे में पूछता है कि आखिर हमारी काबिल जेन मैडम इतनी दहशत में क्यों नजर आ रही हैं? तुम वही शख्स हो जिसने उस लड़के को जोरदार लात जड़ दी थी, क्योंकि वो मुझे बेवजह तंग और परेशान कर रहा था। जेन को हैरानी है कि वो बात अब भी तुम्हारे जहन में है। मैट मुस्कुराते हुए कहता है कि उसे तुमसे जुड़ी हर बात बखूबी याद है। इस दृश्य को देखकर यह स्पष्ट हो गया कि मैट के मन में जेन के लिए भावनाएं हैं। लंबे सफर से थका हुआ जैरम आखिरकार पूछ बैठता है कि इस नर्क रूपी यूनिवर्सिटी तक पहुंचने में अभी कितना वक्त लगेगा। समूह के सभी सदस्य इस स्थल के भयावह वातावरण को देखकर अपनी घबराहट व्यक्त कर रहे हैं। उसी क्षण माया नक्शा देखते हुए कहती है कि विश्वविद्यालय का मुख्य द्वार अब तक दिखना चाहिए था, और तभी अचानक उनकी नजरों के सामने एक विशाल दरवाजा आ जाता है। वे उस दिशा की ओर कदम बढ़ाते हैं जहां द्वार पर स्पष्ट रूप से नर्क विश्वविद्यालय के भयावह अक्षर अंकित दिखाई देते हैं। खौफजदा जेरम कांपती आवाज में कहती है कि ये सब बहुत विचित्र है और उसे कुछ भी सामान्य नहीं लग रहा। बेहतर यही होगा कि हम अब पीछे मुड़ जाएं। परंतु माया जोर देती है कि इतनी लंबी यात्रा के बाद बिना मकसद पूरा किए लौटना मुमकिन नहीं है। अन्य साथी भी राजी हो गए कि पहले भीतर जाकर जांचना चाहिए। तभी उनमें से एक व्यक्ति ऊंची आवाज में वहां किसी की मौजूदगी पूछता है, मगर कोई जवाब नहीं मिलता। जैसे ही वे पीछे मुड़ते हैं, अचानक गेट खुलने की गूंज सुनाई देती है और वे सब गहरे खौफ में डूब जाते हैं। वहां उनकी नजर एक बुजुर्ग व्यक्ति पर पड़ती है। नायक उन लोगों से इस स्थान पर उनकी मौजूदगी का कारण पूछता है। जरम जानना चाहता है कि क्या आप यहाँ के रखवाले हैं। चकित होकर वो शख्स सवाल करता है कि आखिर तुम सब इस गुप्त ठिकाने तक कैसे पहुंचे। सच्चाई छिपाते हुए मैट यहाँ झूठ कहता है कि वे पहाड़ों में हाइकिंग कर रहे थे और गलती से रास्ता भटक गए। तभी घने जंगल के बीचों बीच ये स्कूल हमें मिला। उस वृद्ध व्यक्ति ने द्वार खोलकर उन आगंतुकों को भीतर प्रवेश करने का निमंत्रण दिया, मगर भीतर कदम रखने से पहले वो उसे एक बात याद रखने की हिदायत देता है। ये जगह महज एक वीरान स्कूल नहीं है। एक किरदार सवाल करता है कि क्या यहाँ अब भी छात्र मौजूद हैं। वो आदमी खामोश रहता है और बिना कुछ कहे बस उन्हें भीतर आने का संकेत देता है। अतः वे सभी अब भीतर प्रवेश करते हैं। सावधान, शाम 7 बजते ही इस यूनिवर्सिटी का पूरा मंजर ही बदल जाता है। मगर इस रहस्य का अर्थ वे रत्ती भर नहीं समझते।
भीतर दाखिल होते ही वो शख्स निर्देश देता है कि सबसे पहले यहाँ पंजीकरण कराना अनिवार्य है। मैथ्यू ने ये स्पष्ट किया कि वे केवल मार्ग से भटक गए थे और उनका उद्देश्य यहाँ दाखिला लेना बिल्कुल नहीं था। तभी जरम दिल्लगी करते हुए शादी का रजिस्ट्रेशन कराने की बात कहता है। क्लास छोड़ने के बावजूद माता पिता को खबर नहीं मिलेगी। यहाँ का वक्त अब यकीनन बहुत मज़ेदार बीतने वाला है। तभी उनकी नज़र वहाँ खड़े छात्रों पर पड़ती है जो उन्हें बेहद अजीबोगरीब ढंग से निहार रहे थे। देखते ही देखते विद्यार्थियों का पूरा हुजूम अब उनके पीछे चलने लगता है। सामने का मंजर देख वे सहम जाते हैं और फौरन वहां से पीछे हटने की बात कहते हैं। उसी क्षण उनकी नज़र उन छात्रों पर पड़ती है जो तेजी से उनकी ओर बढ़ रहे हैं, मगर देखते ही देखते उनके बीच आपसी संघर्ष छिड़ जाता है। उसी पल वो वृद्ध व्यक्ति कहता है कि ये महज दिल्लगी है, उनकी बातों को अधिक तवज्जो न दें। क्रोधित होकर ज़ेन सवाल करती है कि ये कैसा मजाक है और कोई उन्हें रोकता क्यों नहीं। उस शख्स का कहना है कि तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर भीतर मिलेगा। दूसरी ओर उनके कानों में कई छात्रों की वही निरंतर पुकार गूंजती है कि वे अब वापस अपने घर लौटना चाहते हैं। ये बात सुनकर उन सभी के मन में खौफ पड़ गया। तभी जेरम अपनी चिंता जताते हुए कहता है कि उसे बस इस बात का डर है कि वहां वाईफाई मिलेगा या नहीं। जहां उनके प्राणों पर संकट मंडरा रहा था, वहीं उसे वाईफाई की फिक्र थी। ज़ेन उस अजनबी से सवाल करती है कि वो उन सबको किस मंजिल की ओर ले जा रहा है। वो हेडमिस्ट्रेस के दफ्तर की बात करता है। पंजीकरण की पूरी प्रक्रिया की जानकारी वो तुम्हें विस्तार से देगी। क्रोध में डूबी ज़ेन स्पष्ट करती है कि उसकी बात अनसुनी की जा रही है और वे यहाँ दाखिला नहीं लेंगे। इतने भयानक मंजर देख लेने के बाद भी क्या आपको हमारी पढ़ाई की उम्मीद है? मगर वो शख्स उनकी किसी भी दलील पर गौर नहीं करता। उसी क्षण ज़ेन अपने साथियों को निहारते हुए विचार मग्न हो जाती है। अगर वे सचमुच यहाँ घिर गए तो आने वाला अंजाम क्या होगा? अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पाते हुए ज़ेन संकल्प लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, उन्हें यहाँ से सुरक्षित निकलना ही होगा। अगले दृश्य में ये सभी किरदार प्रधानाचार्य के दफ्तर में पहुंचते हैं। दृश्य में प्रधानाचार्य अपना परिचय मैडम वॉयलेट के रूप में देती हैं, जो इस हेल यूनिवर्सिटी की मुख्य हेडमिस्ट्रेस हैं। जेन उनसे ये सवाल करती है कि क्या उन्हें बाहर मचे उस भीषण दंगे और हंगामे की कोई जानकारी है। मैडम वॉयलेट कहती हैं कि उसकी परवाह मत करो, यहाँ ये सिलसिला यूं ही चलता है। तत्पश्चात वो अपने चपरासी फ्रांसिस्को को कुछ दस्तावेज सौंपते हुए निर्देश देती है कि वो आगंतुकों से ये फॉर्म भरवा ले। अगले ही पल माया यहाँ की पढ़ाई के खर्च का विवरण मांगती है। मैडम वॉयलेट फिर खुलासा करती हैं कि यहाँ शिक्षा का कोई शुल्क नहीं है और सब मुफ्त है। चकित होकर मैट सवाल करता है कि क्या ये सार्वजनिक विश्वविद्यालय है, जिस पर वो नकारात्मक उत्तर देकर इसे निजी संस्थान बताती है। मगर ये बात जान लो कि ये संस्थान अन्य विश्वविद्यालयों के समान कोई साधारण शिक्षा का केंद्र नहीं है। ज़ेन इस पहेली का अर्थ जानना चाहती है। मैडम वॉयलेट चेतावनी देती हैं कि शाम 7 से सुबह 5 का वो भयानक अंतराल ब्लडी नाइट कहलाता है, जिसमें चारों ओर केवल खून की नदियां बहती हैं। इस बीच यह तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो सकती है। बिना किसी शुल्क के तुम्हारी हर जरूरत पूरी होगी, यहाँ तक कि किसी की हत्या करने की भी अनुमति है। ये बात सुनते ही उन सब के चेहरे पर खौफ छा गया। इसके बाद वो उसे चेतावनी देते हुए कहती है कि उस वक्त अपने कमरे के भीतर ही रहना और दरवाजा बंद रखना। बाहर कदम रखते ही तुम्हारी जान पर ऐसा खतरा मंडराएगा कि वापसी मुमकिन नहीं होगी। मैट के कानों में ये बात पड़ते ही वो इसे मजाक समझने लगता है, किंतु जैसे ही उसकी नज़र फ्रांसिस्को के घातक हथियार पर पड़ती है, वो घबराकर फौरन अपनी बात से मुकरते हुए मजाक करने लगता है। ज़ेन का गुस्सा फूट पड़ता है और वो झुंझलाकर कहती है कि ये पागलपन है, हमें तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए। आखिरकार हमें वही रोमांच मिल गया जिसकी तलाश हमें काफी समय से थी। वैसे भी आज की रात बिताने हेतु हमारे पास इसके अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है। बाहरी दुनिया के बढ़ते खतरों को भांपते हुए मैडम वॉयलेट फ्रांसिस्को को निर्देश देती हैं कि वो इन सभी आगंतुकों को सुरक्षित उनके शयन कक्षों तक पहुंचा दे। इसके पश्चात वो ज़ेन को समझाती है कि भयभीत रहना आवश्यक है, क्योंकि यही डर उसे इस विषम परिस्थिति में जीवित रखेगा। अतः सचेत रहें, क्योंकि भविष्य में एक ऐसा क्षण भी आएगा जब आपके करीबी मित्र भी विश्वासघात करने पर उतर आएंगे। अपनी सतर्कता कभी मत खोना, वरना अंजाम बुरा होगा। इस सख्त चेतावनी के बाद उन्हें उस हॉस्टल की चारदीवारी में पहुंचा दिया जाता है। मगर ज़ेन के जहन में बस यही विचार है कि ये जगह कितनी ज्यादा विचित्र है। सब अपने कमरों में ठहर जाते हैं
और मैट जेन से असल माजरा पूछने लगता है। इस दृश्य में जेन की व्याकुलता देख जब सवाल पूछा जाता है, वो एलिसन की यादों का जिक्र करती है और मैट उसे चिंता त्याग कर बस शांत रहने की सलाह देता है। छात्रावास और अन्य सुविधाओं के निःशुल्क होने की बात सुनकर जेन सन्न रह जाती है और अविश्वास में सवाल करती है। इस दृश्य में जब जेन पूछती है कि क्या वो अब भी छात्र है, तब मैट दबे स्वर में स्वीकार करता है कि उसे विद्यालय से निष्कासित कर दिया गया है और ये राज उसके माता पिता से छिपा है। वो गिड़गिड़ाते हुए गोपनीयता की भीख मांगता है, जिस पर जेन आशंका जताती है कि इस स्थान का वातावरण अत्यंत रहस्यमयी और संदेहास्पद है। मैडम वॉयलेट के वे शब्द किसी भी लिहाज से सामान्य नहीं कहे जा सकते। इस जगह पे हत्या करना कानूनी है। मैट सवाल करता है कि ये किस किस्म का विद्यालय है। मुमकिन है वे हमें सिर्फ भयभीत करना चाहते हों। इस समय उनकी शर्तों को स्वीकार करना ही हमारे हित में है। फिर वो जेन से उसकी घबराहट के बारे में सवाल करता है और उसे दिलासा देते हुए कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तसल्ली से आराम करो। ये सुझाव देकर मैट उस कमरे से बाहर निकल गया, परंतु जेन कक्ष से बाहर कदम रखती है और परिसर की गलियों में टहलने निकल पड़ती है। रास्ते पे बढ़ते हुए वो खुद से बुदबुदाती है कि उसका पिछला स्कूल भी किसी नर्क जैसा ही था, मगर फिर वो ठहर कर सोचती है कि यहाँ चारों ओर इतनी खामोशी क्यों है। अन्य छात्र ओझल होते ही उसकी नजर अचानक वहां लगे एक पार्क के साइन बोर्ड पे जाकर टिकती है, मगर वहां उद्यान के बदले केवल एक बीहड़ अरण्य था। वो पात्र आगे बढ़कर वहां मौजूद झूले पर बैठती है। उसी पल छत से एक नकाबपोश शख्स अचानक छलांग लगाकर नीचे आ धमकता है। जेन की नजर अचानक अपने हाथ से रिसते हुए लाल खून पर पड़ी। घबराई हुई जेन उससे उसका हालचाल पूछने का साहस जुटाती है। लड़के के हाथ खून से सने हैं, जिसे देख वो कहता है कि ये उसका रक्त नहीं है। फिर वो जेन से उसका परिचय पूछता है और वो अपना नाम उसे बता देती है। मगर इस नरक में जीवित रहने हेतु तुम्हें शीघ्र ही इस खंजर की आवश्यकता होगी। ये चेतावनी देते हुए वो अपनी जेब से चाकू निकालकर उसे जमीन की धूल में फेंक देता है। घबराते हुए जेन सवाल करती है कि वो असल में कौन है, जिस पर वो जवाब देता है कि वो उसका मित्र नहीं है और यहाँ उसके समान कोई और मौजूद नहीं है। वो आगे चेतावनी देता है कि फिलहाल 6:12 हो रहे हैं, इसलिए वो उसे छोड़ रहा है। अभी भी तुम्हारे हाथ में 30 मिनट शेष हैं। वो उसे तुरंत कमरे के भीतर छिपकर दरवाजे बंद करने की सलाह देता है, क्योंकि सबकी निगाहें उसके दोस्तों पर टिकी हैं। फिर वो वहां से चला जाता है और ये सुनकर जेन के मन में गहरा डर बैठ जाता है। वो फौरन वहां से दौड़ते हुए वापस लौट आती है। दृश्य अब उन मित्रों पर केंद्रित है जो ये मान रहे हैं कि शायद उनके घर वाले अब उनकी गैर मौजूदगी को लेकर ज्यादा चिंतित नहीं होंगे। तभी डेव उसे ज्यादा फिक्र न करने की सलाह देता है। हमारे माता पिता निश्चित ही चिंतित होंगे। तभी अचानक वनेसा की एक जोरदार चीख सन्नाटे को चीर देती है। जैसे ही उसकी आवाज गूंजी, सब उसकी ओर दौड़ पड़े। तभी वे देखते हैं कि वनेसा के चिल्लाने का असली कारण सिर्फ वाईफाई सिग्नल की अनुपस्थिति ही है। वो बताती है कि यहाँ वाईफाई और फोन नेटवर्क का नामो निशान तक नहीं है। मुझे फौरन अपने मम्मी पापा को फोन करना है। मिया कहती है उन्हें मेरी फिक्र हो रही होगी और तय करती है कि बाकी छात्रों से कल मिलेंगे। वनेसा ये कहते हुए अपना मेकअप उतारने लगती है कि मुमकिन है उनके पास कोई उपाय हो, पर कल तक तो उसके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स भी उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। मिया विस्मित होकर पूछती है कि वो क्या कर रही है। तब वनेसा जवाब देती है कि सुंदरता ही सबसे महत्वपूर्ण है। मेरी मौत का मंजर भी बेहद खूबसूरत होना चाहिए। नायक के इन शब्दों के बीच अचानक जेन वहां पहुंचकर बताती है कि पार्क में उसे खून से लथपथ एक रहस्यमयी लड़का मिला था, जो काफी डरावना लग रहा था। वो बताती है कि उसने हमें आगाह किया है। यहाँ कदम रखकर हमने अपने विनाश को दावत दी है। यह कोई दिल्लगी नहीं है, पर अन्य लोग इसे महज एक परिहास मान बैठते हैं। तभी घड़ी में 7 बजते ही अलार्म की गूंज सन्नाटे को चीर देती है। खूनी रात का सिलसिला अब शुरू हुआ। तभी छात्रों का एक बड़ा हुजूम उनकी ओर उमड़ पड़ता है। फौरन दरवाजा बंद कर वे उसे अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं। बाहर का दृश्य भयावह है, जहां एक छात्र दूसरे पर चाकू से जानलेवा हमला कर रहा है। दहशत में आकर वे द्वार पर ताला जड़ देते हैं और सुरक्षा के लिए उसके आगे मेज खड़ी कर देते हैं। बाहर सन्नाटा छाते ही वो देखते हैं कि जेन को सचेत करने वाला वो लड़का अब मृत पड़ा है, जो इस खौफनाक मंजर की गंभीरता को और अधिक बढ़ा देता है।
जेन दृढ़ता से कहती है कि सवेरा होते ही उन्हें पलायन का मार्ग खोजना होगा। अगली सुबह वे सभी मैडम वॉयलेट के पास पहुंचकर वहां से जाने की अपनी इच्छा जाहिर करते हैं, जिस पर वॉयलेट उनसे इस अचानक लिए गए फैसले का कारण पूछती है। आक्रोशित जेन पूछती है, आखिर परेशानी क्या है? ये यूनिवर्सिटी पूरी तरह गैर कानूनी है। सरकार की चुप्पी पर सवाल होने पर वॉयलेट मुस्कुराकर कहती है कि ये यूनिवर्सिटी सरकारी कानूनों और नियंत्रण से पूरी तरह आज़ाद है। उनका हमसे मिलना अब असंभव है। वे इस घटिया स्कूल को फौरन छोड़ने की जिद करते हैं, मगर वॉयलेट चेतावनी देती है कि यहाँ के सख्त नियम सर्वोपरि रहते हैं। इस रहस्यमयी कैद खाने की दहलीज लांघने वाले का लौटना नामुमकिन है, जिसे सुनकर मैट बाहर निकलने की गुहार लगाता है, पर वो कहती है कि अपनी मर्जी से आने वालों के लिए वापसी के द्वार अब बंद हैं। अंजाम भुगतने की बात पर जेरम तिलमिलाकर अपशब्दों के साथ पुलिस की धमकी देता है, मगर वॉयलेट बड़ी ही खामोशी से उसे बेझिझक होकर अपनी कानूनी रिपोर्ट लिखवाने की खुली चुनौती पेश करती है। मगर सबसे पहले इस जगह से निकलने का मार्ग खोजो। वॉयलेट सवाल करती है कि कत्ल के सिवा यहाँ क्या सिखाया जाएगा, मगर फिर भी हेल यूनिवर्सिटी एक स्कूल है जहाँ शिक्षक अपनी कला में माहिर हैं। यहाँ आप अन्य विद्यालयों की तुलना में अधिक सीखेंगे। कभी कभी उन्हें 2 गुनी या 3 गुनी रकम दी जाती है। वो फिर सचेत करते हुए कहती है कि अब बिना विलंब किए अपनी कक्षा का रुख करो, क्योंकि यदि सरकारी स्कूल प्रेसिडेंट की नज़र तुम पर पड़ गई तो अंजाम बेहद खौफनाक होगा। इसके पश्चात वे सभी विद्यालय की ओर बढ़ जाते हैं। प्रसाधन कक्ष की ओट में वे फुसफुसाते हैं, हमारी यहाँ से आज़ाद होने की क्या योजना है? क्या इस कैद से रिहाई मुमकिन है? नायक ये सोच ही रहा था कि तभी निकी नाम की एक छात्रा सामने आकर कहती है, तो तुम ही हो वो नए विद्यार्थी। वो खुलासा करती है कि कल यहाँ 6 चूहों के घुसने की खबर मिली थी। फिर वो एक खास सुझाव देने की बात छेड़ती है, जो हाथ तुम्हें पकड़ने की कोशिश करे उस हाथ को कलम कर देना। यहाँ रहमदिली दिखाना महज एक विलासिता है। यहाँ अस्तित्व बचाए रखने की खातिर लोग एक दूसरे को अपना निवाला बना लेते हैं। फिर वो उसे आगाह करती है कि तुम्हारी जगह वो अकेले रहना बेहतर समझती। वनेसा ये विश्वास दिलाती है कि हमें लेकर फिक्रमंद ना हो, क्योंकि इस माहौल में किसी पर भी एतबार मुमकिन नहीं। हम यहाँ से निकल जाएंगे, निक्की उपहास करते हुए पूछती है, क्या तुम्हें वाकई लगता है कि तुम कभी यहाँ से रिहा हो पाओगे? ठीक है, कभी रास्ता मिल जाए तो मुझे भी इत्तला देना, जैन पलटकर सवाल करती है। पर किस लिए? निक्की हैरानी से पूछती है कि क्या वो भी निकास नहीं जानता? क्या उसे इस बारे में कुछ नहीं बताया गया? यहाँ प्रवेश के बाद बाहर जाना नामुमकिन है। ये खौफनाक चेतावनी देकर निक्की उस रहस्यमयी सन्नाटे में ओझल होकर वहां से चली जाती है। अगले दृश्य में जेन और जेरम एक क्लासरूम में कदम रखते हैं, मगर भीतर का दृश्य देख जेन पूरी तरह दंग रह गई। तभी एकाएक सारा माहौल फिर से सामान्य हो जाता है। उस क्लास में मौजूद सभी विद्यार्थी देखने में एकदम ही साधारण प्रतीत हुए। जेन आगे बढ़कर निक्की के ठीक बगल वाली कुर्सी पर बैठ गई। उसके समीप विराजमान एक अन्य युवती चित्रकारी के कार्य में पूरी तरह व्यस्त थी। जेन के इस सवाल पर कि क्या उसे मांगा पसंद है, उस युवती के चेहरे पर नाराजगी के भाव उभर आते हैं। जेन की तारीफ गूंजती है कि वो बेहतरीन चित्रकारी करती है, पर तभी पृष्ठभूमि में 2 युवतियों के बीच हिंसक झड़प छिड़ जाती है। अन्य छात्र उन्हें देखकर उत्साह के साथ शोर मचाते हैं। तभी कक्षा में शिक्षक का आगमन होता है और वे सबको बीच में टोक देते हैं। नए छात्रों की ओर देखते हुए वो उन्हें अपना परिचय देने का निर्देश देता है। परिचय के दौरान जेन और जेरम अपनी पहचान देते हैं, मगर जैसे ही जेरम अपनी बात रखता है, अन्य छात्र उस पर कागज के गोले बरसाना शुरू कर देते हैं। अध्यापक सबको फिर से चुप कराकर अपनी कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। वो अमृत के रहस्यों के बारे में उन सबको पढ़ा रहा था। वो बताता है कि ये द्रव्य मनुष्य को कालजयी बनाकर मृत्यु पर विजय पाने और अनंत जीवन जीने में पूरी तरह सक्षम बनाता है। सदियों से इंसान उस अमृत को खोजने का प्रयास कर रहा है, ताकि वो मौत को हमेशा के लिए हरा सके। बरसों का समय गुजरने पर भी इसकी तलाश में किसी को अब तक सफलता नहीं मिली। सन्नाटे को चीरती हुई एक लड़की की चीख अचानक गूंज उठती है। चीख सुनकर छात्र कक्षा से बाहर भागते हैं। वहीं दृश्य अब मिया की ओर मुड़ जाता है। मैदान में लटकते उस शव को देख मिया के गले से खौफनाक चीख निकल जाती है। तभी जैन एक चीख सुनकर जेरम को मिया की आवाज पहचानती है और वे सब तुरंत उस अनहोनी की ओर भाग निकलते हैं।
तभी एक लड़की जेन को बताती है कि इस स्कूल में दो बेहद ताकतवर गैंग का दबदबा है। इन दो विरोधी गुटों में से एक ब्लैक गैंग है और दूसरा डेविल गॉड। लड़की खुलासा करती है कि यह ब्लैक गैंग की करतूत है। उस लड़के के गले में गड़ी वो कील उनके खौफनाक प्रतीक को दर्शाती है। जिसके बाद वो स्त्री कहती है कि अब एक भीषण युद्ध होने वाला है। चूंकि ये बालक रे सिल्वानिया का अनुज था, जेन की जिज्ञासा पर वो लड़की बताती है कि वो शख्स ही खूंखार डेविल गॉड गैंग का मुख्य सरगना है। इन दोनों गुटों के मध्य पुनः भीषण संघर्ष छिड़ने वाला है और वो सचेत करती है कि उनसे दूरी बनाए रखना ही श्रेयस्कर होगा। तभी अचानक एक छात्र वहां पहुंचकर माहौल बदलते हुए आदेश देता है कि सभी विद्यार्थी तुरंत अपनी कक्षा में लौट जाएं। मगर उस युवक की निगाहें रहस्यमयी ढंग से जेन पर टिकी थीं। इसके पश्चात पूरी टोली पुनः अपनी कक्षा की ओर लौट आती है। कुछ समय बीतने पर एक शिक्षक विलंब से कक्षा में प्रवेश करता है। उसी पल निकी उसे टोकते हुए कहती है, देर कर दी आपने। सुप्रीम को देर से आने वालों से सख्त नफरत है, क्या तुम ये नहीं जानती? जेन के मन में सवाल उठा कि आखिर ये लड़की है कौन और इसमें इतना अहंकार किस बात का है। शिक्षक निक्की से क्षमा मांगते हुए कक्षा आरंभ करते हैं, जबकि इस रहस्यमयी सुप्रीम की पहचान अब भी अज्ञात है। पर निक्की की निगाहें मुसलसल जेन पर ही टिकी हैं। तभी वो सवाल करती है कि क्या तुम्हें सब कुछ मालूम है? जेन के मन में ये सवाल उठता है कि आखिर ये लड़की क्या कहना चाहती है और वो उसे तन्हा छोड़कर यहाँ से चली क्यों नहीं जाती। यहाँ जेन की चुप्पी देख निक्की उसका चेहरा थाम कर पूछती है कि क्या वो सब जानती है, जिस पर जेन पलटकर कहती है कि वो फिलहाल बेखबर है, पर जल्द ही सारा सच वो खुद ही तलाश लेगी। सहायता से इनकार सुनते ही निक्की हंस पड़ती है और चेतावनी देती है कि सच जानने की तुम्हारी ये तीव्र इच्छा ही तुम्हारी मौत का कारण बनेगी। सच्चाई की तह तक जाने के लिए तुम्हें खुद ही इसकी खोज करनी होगी। नियमों को ताक पे रखने के सरल सुझाव पे जेन उसे फौरन अकेला छोड़ने के लिए कह देती है। इस दृश्य में जेन गर्व से कहती है कि वो जानकारी खुद निकाल लेगी। तभी निक्की हंसते हुए अपनी च्युइंगम उस पर फेंक कर धमकाती है कि अगर उसे जिंदा रहना है तो चुपचाप नियमों का पालन कर अपनी जुबान बंद रखे। जिसके बाद उलझन में फंसी जेन फिर पूछती है, तुम्हारी पहचान क्या है? निक्की मुस्कुरा कर जवाब देती है कि वो इस इलाके के सबसे रसूखदार लोगों में से एक है। वो गरजती है कि आज तक किसी ने उससे इस लहजे में बात नहीं की और फिर अचानक वो कलम से जेन के हाथ पर हिंसक प्रहार करने की कोशिश करने लगती है, मगर जेन फौरन अपना हाथ पीछे खींचती है। निक्की मानती है कि वाकई तुम्हारे साहसी जज्बे की दाद देनी होगी। जेन मनी मन विचार करती है कि शायद इसी कारण वो आकर्षित हुई, पर उसे लगता है कि ये लड़की उसकी परीक्षा ले रही है। पर असल में मैं इस यूनिवर्सिटी की हर एक सच्चाई विस्तार से जानना चाहता हूं। पर असल मैं इस यूनिवर्सिटी की हर एक सच्चाई विस्तार से जानना चाहता हूं। पर असल मैं इस यूनिवर्सिटी तीन मैं इस यूनिवर्सिटी का चाहे। पर असल मैं इस यूनिवर्सिटी की हर एक सच्चाई विस्तार जानना चाहता हूं। मैं उसमें कभी जाना चाहता हूं। पर असल में मैं इस यूनिवर्सिटी का चाहे। 3 मैं इस यूनिवर्सिटी की हर एक सच्चाई विस्तार जानना चाहता हूं। पर यूनिवर्सिटी का चाहे। इस यूनिवर्सिटी में एक स्वजब पर्सन। पर असल मैं इस यूनिवर्सिटी का चाहे। एक प्रमेय असल एक मैं इस यूनिवर्सिटी का चाहे। मैं इस यूनिवर्सिटी का चाहे। और एक किसी कभी भी काफी लाता है, मैं भी उसी का फील आता है, मैं पर उसी का फील आता है, मैं पर जैसा कुछ पता है, पर
मैं इस यूनिवर्सिटी की हर एक सच्चाई विस्तार जानना चाहता हूं। पर असल में मैं इस यूनिवर्सिटी की हर एक सच्चाई विस्तार जानना चाहता हूं। पर पर असल मैं इस यूनिवर्सिटी का चाहे। पर असल मैं इस यूनिवर्सिटी का चाहे। पर एक इसी पतन चाहिए। पर असल पर इस यूनिवर्सिटी का चाहे। पर असल में मैं इस यूनिवर्सिटी की हर एक सच्चाई विस्तार चाहता हूं। पर असल में इस यूनिवर्सिटी की हर एक सच्चाई विस्तार चाहता हूं। पर इस यूनिवर्सिटी का चाहे। पर असल में मैं इस यूनिवर्सिटी का पढ़ाना चाहता हूं। पर पढ़ाना चाहता। पर असल में इस यूनिवर्सिटी का चाहे। पर असल में मैं इस यूनिवर्सिटी का चाहे। पर असल में इस यूनिवर्सिटी का पढ़ाना चाहता। पर असल में इस यूनिवर्सिटी का पढ़ाना चाहता। पर असल में इस यूनिवर्सिटी का पढ़ाना चाहता। पर असल में मैं इस यूनिवर्सिटी का पढ़ाना चाहता। पर असल में इस यूनिवर्सिटी का पढ़ाना चाहता। पर असल में इस यूनिवर्सिटी का पढ़ाना चाहता। पर असल में मैं इस यूनिवर्सिटी का चाहे। पर असल में मैं इस यूनिवर्सिटी का चाहे। पर असल में मैं इस यूनिवर्सिटी का पढ़ाना चाहता। पर असल में इस यूनिवर्सिटी का पढ़ाना चाहता। पर असल में इस यूनिवर्सिटी का चाहे। पर असल में इस यूनिवर्सिटी का पढ़ाना चाहता। पर असल में इस यूनिवर्सिटी का चाहे। पर असल में मैं इस यूनिवर्सिटी का पढ़ाना चाहता। पर असल में इस यूनिवर्सिटी का पढ़ाना चाहता। पर असल में इस यूनिवर्सिटी का चाहे। पर असल में मैं इस यूनिवर्सिटी का पढ़ाना चाहता। पर असल में इस यूनिवर्सिटी का चाहे। पर असल में मैं इस यूनिवर्सिटी का पढ़ाना चाहता। पर असल में मैं इस यूनिवर्सिटी का पढ़ाना चाहता। पर असल में इस यूनिवर्सिटी का पढ़ाना चाहता। पर असल में इस यूनिवर्सिटी का चाहे। पर असल में इस यूनिवर्सिटी का पढ़ाना चाहता। पर असल में ने इस यूनिवर्सिटी का पढ़ाना चाहता। पर असल में इस यूनिवर्सिटी का चाहे। पर असल में मैं इस यूनिवर्सिटी का चाहे। पर असल में मैं इस यूनिवर्सिटी का चाहे। पर असल में मैं इस यूनिवर्सिटी का पढ़ाना चाहता। पर असल में मैं इस यूनिवर्सिटी का पढ़ाना चाहता। पर असल में इस यूनिवर्सिटी का चाहे। पर असल में इस यूनिवर्सिटी का चाहे। पर असल में मैं इस यूनिवर्सिटी का चाहे। पर असल में इस यूनिवर्सिटी का पढ़ाना चाहता। पर असल में मैं इस यूनिवर्सिटी का पढ़ाना चाहता। पर असल में इस यूनिवर्सिटी का पढ़ाना चाहता। पर असल में मैं इस यूनिवर्सिटी का पढ़ाना चाहता। पर असल में मैं इस यूनिवर्सिटी का पढ़ाना चाहता। पर असल में इस यूनिवर्सिटी का पढ़ाना चाहता। पर असल में मैं इस यूनिवर्सिटी का चाहे। पर असल में इस यूनिवर्सिटी का पढ़ाना चाहता। पर असल में मैं इस यूनिवर्सिटी का चाहे। पर असल में मैं इस यूनिवर्सिटी का पढ़ाना चाहता। पर असल में इस यूनिवर्सिटी का पढ़ाना चाहता। पर असल में इस यूनिवर्सिटी का चाहे। पर असल में मैं इस यूनिवर्सिटी का पढ़ाना चाहता। पर असल में इस यूनिवर्सिटी का चाहे। पर असल में मैं इस यूनिवर्सिटी का चाहे। मी 8 हर की 10 सच्चाई 20 ने 9 की 10 सच्चाई गिलेवा 1
पर उसमें का नीच पड़ता है। पर एक यूनिवर्सिटी चाहे, हर यूनिवर्सिटी चाहे। पर असल में मैं इस यूनिवर्सिटी का पढ़ाना चाहता। पर असल में इस यूनिवर्सिटी का चाहे। पर असल में इस यूनिवर्सिटी का चाहे। पर असल में मैं इस यूनिवर्सिटी का चाहे। पर असल में इस यूनिवर्सिटी का चाहे। पर असल में इस यूनिवर्सिटी का चाहे। पर असल में मैं इस यूनिवर्सिटी का चाहे। पर असल में इस यूनिवर्सिटी का पढ़ाना चाहता। पर असल में इस यूनिवर्सिटी का चाहे। पर असल में इस यूनिवर्सिटी का चाहे। पर असल में मैं इस यूनिवर्सिटी का चाहे। पर असल में इस यूनिवर्सिटी का चाहे। पर असल में मैं इस यूनिवर्सिटी का चाहे। पर असल में इस यूनिवर्सिटी का चाहे। पर असल में मैं इस यूनिवर्सिटी का चाहे। पर असल में मैं इस यूनिवर्सिटी का पढ़ाना चाहता। पर असल में इस यूनिवर्सिटी का चाहे। पर असल में मैं इस यूनिवर्सिटी का चाहे। पर असल में इस यूनिवर्सिटी का चाहे। पर एक सच्चाई यूनिवर्सिटी चाहे। पर असल में मैं इस यूनिवर्सिटी का पढ़ाना चाहता। पर असल में इस यूनिवर्सिटी का पढ़ाना चाहता। पर असल में इस यूनिवर्सिटी का चाहे। पर असल में इस यूनिवर्सिटी का चाहे। पर असल में मैं इस यूनिवर्सिटी का चाहे। पर असल में इस यूनिवर्सिटी का चाहे। पर असल में मैं इस यूनिवर्सिटी का पढ़ाना चाहता। पर असल में इस यूनिवर्सिटी का चाहे। पर असल में मैं इस यूनिवर्सिटी का चाहे। पर असल में इस यूनिवर्सिटी का चाहे। पर असल में मैं इस यूनिवर्सिटी का चाहे। पर असल में मैं इस यूनिवर्सिटी का पढ़ाना चाहता। पर असल में इस यूनिवर्सिटी का चाहे। 11 विस्तार। पर विस्तार एक जैन निक्की से इस यूनिवर्सिटी के भीतर छिपे रहस्यों के बारे में पूछताछ करने का प्रयास करती है। तभी अध्यापक उसे पुकारकर क्लास में ध्यान देने का सख्त आदेश देते हैं, जिससे उसे मजबूरन अपनी जुबान बंद करनी पड़ती है। जैसे ही लेक्चर खत्म हुआ, छात्रों के बीच दहशत फैल गई, क्योंकि उन्होंने स्कूल के कई कोनों में खून के भयानक धब्बे बिखरे हुए देखे थे। इस दृश्य में मिया घबराकर पूछती है कि क्या किसी ने उस लाल बालों वाले लड़के को देखा, पर उसके साथ ही उसकी मौजूदगी से इनकार कर देते हैं। मिया जोर देकर कहती है कि उसने उसे देखा जो अचानक ओझल हो गया, मगर वे कहते हैं कि लाश देखने के सदमे की वजह से उसे ये महज भ्रम हो रहा है। संभवतः खौफ ने तुम्हें भ्रम में डाल दिया होगा। इसके बाद वे सभी दावा करने लगे कि स्कूल के उस स्थान तक उनका पहुंचना अभी बाकी था। हालांकि सबका इरादा उसी जगह पर मिलने का था। तभी कैमरा दिखाता है कि जेन वास्तव में निक्की का पीछा कर रही थी। निक्की अब इस पूरी हकीकत को समझ जाती है। वो एक गुप्त स्थान पर छिपकर बैठती है और अचानक पीछे से जेन पर घातक हमला कर देती है। वो ललकारती है, अब अपनी जान गंवाने के लिए तैयार हो जाओ। शायद तुम अनजान हो कि मेरे हाथों अब तक कितनी जानें जा चुकी हैं। खौफ में डूबी जेन जब उस लिस्ट का जिक्र कर उसकी असलियत पूछती है, तब निक्की कोल अपना परिचय देते हुए उसे दोबारा राह में न आने की चेतावनी देती है और फिर वहां से रुखसत हो जाती है। दूसरी तरफ पूरा समूह जेन के आने की प्रतीक्षा में खड़ा था। जेन के प्रति अपनी पसंद की वजह से मैड उसकी हालत देख अब गहरी चिंता में डूबा हुआ है। मनेसा मैड को अपनी बेचैनी शांत कर ज्यादा न सोचने की हिदायत देती है, मगर जेन की सलामती को लेकर फिक्रमंद मैड उसकी बात अनसुनी कर उसे खोजने के लिए अंधेरे रास्तों पर निकल पड़ता है।
बाकी सब उसे समझाते हैं कि क्लास छोड़ना मुमकिन नहीं है। नियमों का उल्लंघन न हो, इसी मंशा से मिया उसे फौरन वापस ले आती है। उसी पल डेव घोषणा करता है कि वे आज रात हॉस्टल में नहीं रुकेंगे। मिया अविश्वास से पूछती है, क्या तुम्हारा इरादा सच में यहीं रुककर सब कुछ अपनी आंखों से देखने का है? डेव सवाल करता है कि क्या उसे मौत पसंद है। फिर वो कहता है कि शायद वो लाल बालों वाला युवक वही मिले जिसके लिए तुम बेताब हो। और जेरम भी डेव की इस बात का समर्थन करता है। इस दृश्य में हॉस्टल में छिपने पर सवाल उठता है, मगर वनेसा सुरक्षा का हवाला देकर वहीं पनाह लिए रहने की जिद करती है। इस दृश्य में मैड हॉस्टल लौटने का मशवरा देता है, मगर जेन की सुरक्षा उसे बेचैन करती है। फिर भी किस्मत ने उनके लिए कोई और रास्ता नहीं छोड़ा। दहशत में डूबी जेन वहीं अपनी जगह पर बैठी रही। अभी दृश्य में एक लड़का दाखिल होकर उसे पूछता है कि क्या उसकी कोई क्लास नहीं है। अपनी बात कहकर वो वहां से कदम बढ़ाती है, मगर उसी क्षण वो युवक उसका हाथ थाम लेता है और कहता है कि ये तुम्हारी पहली सुबह है। जैन चीखते हुए उस पकड़ से अपना हाथ छुड़ाने के लिए संघर्षरत है। वो लड़का चेतावनी देता है कि क्लास के वक्त यहां दोबारा नजर आने पर वो तुम्हारा हाथ तोड़कर रख देगा। अपनी बात कहकर वो पकड़ छोड़ देता है, जिसके बाद जैन उससे उसकी पहचान पूछती है। खुद को एस बताते हुए वो कहता है कि वो स्कूल की सर्वोच्च छात्र सरकार का अध्यक्ष है। जैन के मन में ये दुविधा है कि क्या निक्की इसी सुप्रीम की चर्चा कर रही थी, और क्या वाकई इसकी दहशत के आगे सब बेबस हैं। उसी क्षण जैन की नजर अपनी कलाई पे पड़ती है, जहां एस के स्पर्श ने जलने का एक गहरा निशान छोड़ दिया है। अगले दृश्य में जैन फिर से अपनी कक्षा की ओर मुड़ती है। मैथ्यू की नजरें उस जख्म पे ठहरती हैं और वो पूछता है कि यह कैसे हुआ। शिक्षक उसे कड़ी चेतावनी देते हुए कहते हैं कि ये तुम्हारा पहला मौका है, समान भूल दोहराने की धृष्टता ना करना। वो उसे चिकित्सा पेटी थमाकर आगाह करता है कि दोबारा गलती करने पर मिलने वाला अंजाम और भी अधिक खौफनाक होगा। देव पूछता है आखिर ये किसने किया, और शिक्षक सुप्रीम का नाम बताते हैं। लिहाजा किसी भी कायदे को मत तोड़ना, अगली दफा किस्मत इतनी मेहरबान नहीं होगी। जैन मैट को अपनी सलामती का पूरा भरोसा दिलाती है। मैट कहता है कि उसे तुम्हारी कितनी ज्यादा फिक्र थी। आइंदा मुझे खबर किए बिना तुम कहीं कदम नहीं रखोगी। अब जाइन को यह आभास होता है कि इस विद्यालय में अनगिनत गहरे रहस्य छिपे हैं। जरा सी चूक भी हमें किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा सकती है। लिहाजा अब हमें अत्यधिक सतर्क रहना होगा। लेकिन मेरे हाथ पर हाथ धरे बैठने से भला हम यहां से कैसे बच निकलेंगे? उसी क्षण उसकी नजरें मैट पर पड़ती हैं, जो कुछ लड़कों के साथ संवाद में व्यस्त हैं। वो नायिका मैट से उनके बीच हुई चर्चा का विवरण मांगती है, जिस पर वो टाल मटोल करता है, जबकि कैमरा अब एस की ओर मुड़ता है। एक युवती उसे पिछली रात हुए कत्लेआम का ब्यौरा देते हुए बताती है कि 10 लोगों की जान चली गई और कई जख्मी हुए। एस की सेक्रेटरी के रूप में उस लड़की फ्रीजी की पहचान हुई। तभी एक युवक सुधार करते हुए बताता है कि मरने वाले 10 नहीं बल्कि 15 थे, जिनमें ब्रिज सिल्वानिया का अनुज भी अपनी जान गंवा बैठा। छात्र सरकार के उपाध्यक्ष अनिल का परिचय मिलता है, जहां फ्रीजी 15 लोगों की संख्या का एक रहस्यमयी जिक्र करती है। लेकिन ये तो मेरी रिपोर्ट में नहीं था। अनिल कहता है तुम्हें इसे डबल चेक करना चाहिए था। फिर अनिल कहता है कि उसने नए स्टूडेंट्स के बारे में भी सारी जानकारी इकट्ठी कर ली है। अब वे सब धीरे धीरे इस माहौल में समाने लगे हैं, मगर उन सबके बीच एक लड़की काफी साहसी है। उस भयानक रात के बाद भी जैन बेखौफ होकर कैंपस में भटकती रही और उसने अपनी क्लास छोड़ी, जबकि वो लड़की बेहद गहरे राज छुपा रही थी। फ्रीजी ने तर्क दिया कि उसके प्रतिवेदन में इन तथ्यों का कोई उल्लेख नहीं है। क्रोधित होकर ऐसा सवाल करता है कि तुम्हारे इस विवरण में इतनी त्रुटियां क्यों हैं? क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें सेक्रेटरी के पद से हटा दूं? इसके बाद वो अनिल को जैन का सारा कच्चा चिट्ठा खोजने का आदेश देता है। अनिल उस शख्स की हर हकीकत जानना चाहता है, मगर सवाल यह है कि आखिर किस लिए? एस का फरमान है कि बिना किसी सवाल के बस काम पूरा करो। अब देखना यह है कि जैन आगे और किन नियमों को तोड़ेगी। वहीं जैन गौर करती है कि वक्त अब 6:20 पे आ टिका है। वो बताती है कि उसे अब वॉशरूम जाना होगा। ये सुनते ही सब सहम जाते हैं और घबराकर पूछते हैं कि क्या वो पागल हो गई है, जो इस वक्त बाहर जाकर अपनी जान जोखिम में डालना चाहती है। बस कुछ ही पलों में उस खौफनाक खूनी रात का आगाज होगा। जैन झुंझलाकर कहती है कि उसे बस बाथरूम जाना है। मैथ अब तुम्हारे साथ इस सफर पर निकलेगा। तभी मिस्कत वहां पहुंचकर सवाल दागती है
क्या पहली चेतावनी तुम्हारे लिए काफी नहीं थी? जैन सवाल करती है कि क्या अब बाथरूम जाने मात्र से भी यहाँ के किसी कड़े नियम का उल्लंघन होगा? वो इनकार करती है, मगर उसे जल्दी आने और अपनी जिज्ञासा को सीमित रखने की चेतावनी देती है, वरना अंजाम उसके लिए बहुत बुरा होगा। अब वे दोनों वॉशरूम की ओर कदम बढ़ाते हैं। वॉशरूम के भीतर जैन अब स्कूल की इन रहस्यमयी घटनाओं और उनके पीछे छिपे असल कारणों को गहराई से टटोलती है। विचारों की इस गहराई में उसका सिर चकराने लगता है। उसी पल निक्की के शब्द उसके जहन में गूंज उठे। ये उत्सुकता तुम्हारी जान लेगी। सच्चाई से पर्दा उठाने के लिए तुम्हें स्वयं जांच करनी होगी या फिर इन स्थापित नियमों को तोड़ना होगा। पुरानी यादें जागते ही जैन इस कश्मकश में है कि खूनी रात के आगाज से पहले वो लौट जाए या फिर यहीं डटी रहे। इन्हीं सब चर्चाओं के बीच 7 बजते ही उस खौफनाक और रक्त रंजित रात का आगाज आखिरकार हो जाता है। अलार्म की गूंज सुनते ही जैन बुरी तरह सहम उठी। बाहर कदम रखते ही वो मैट को खोजने लगती है। उसी पल मैट उसे खींचकर सुरक्षित ओझल कर देता है, क्योंकि वहां काले नकाब पहने कुछ संदिग्ध लड़के आ जाते हैं। वे दोनों उस स्थान से तुरंत भाग निकलते हैं, मगर फरार होते समय कुछ चश्मदीदों की नजर उन पर पड़ते ही वे पीछा करने लगते हैं। जैसे तैसे एक बॉक्स गिराकर वे बाहर निकलते हैं और पीछे से दरवाजा बंद कर देते हैं। मगर तभी वहां एक अन्य गुट की दस्तक होती है, जो उन पर जानलेवा हमला करने के इरादे से आता है। इसके बाद भी कई हमलावर उन पर जानलेवा प्रहार करने का प्रयास करते हैं। अचानक कुछ हमलावर उन्हें दबोचने का प्रयास करते हैं और दोनों पक्षों के बीच भीषण हाथापाई शुरू हो जाती है। उसी क्षण एक बालक मैट के पैर में नुकीली कील बेरहमी से घोंप देता है। इसके बावजूद वे दोनों वहां से पलायन का प्रयास करते हैं और शेष लोग निरंतर उनका पीछा करना जारी रखते हैं। अंततः मैट और जैन एक सुरक्षित ठिकाने पर शरण लेते हैं। जैन उसे आगाह करती है कि इस स्थान का रहस्य उजागर करने का यही उचित अवसर है। मैट पूछता है कि क्या तुम्हारा मानसिक संतुलन बिगड़ गया है? अभी हम सब मौत के मुंह से बचकर निकले हैं। जैन का मानना है कि इस कैद से रिहाई पाने के लिए हमें इस स्थान का रहस्य उजागर करना ही पड़ेगा। मैट उसे आगाह करता है कि इस कदम से उसकी अपनी सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। उसका सवाल गूंजता है कि क्या उस दिन वो शव तुम्हारी नजरों से बच गया था? अतः वो मशवरा देता है कि इस वक्त छात्रावास लौट जाना ही बेहतर होगा। मगर जैन का तर्क है कि सच्चाई से पर्दा उठाने का ये आखिरी अवसर है। मैट बार बार गुहार लगाता है कि उसे इस कदम को नहीं उठाना चाहिए। वो वादा करता है कि इस यूनिवर्सिटी के सारे गहरे राज खोल देगा, बशर्ते उसे अभी तुरंत हॉस्टल की ओर चलना होगा। इन बातों से जैन को सुकून मिलता है और वे दोनों मिलकर बाहर की ओर निकल जाते हैं। हकीकत ये थी कि वे उस कूड़ेदान के भीतर छिपे थे। मैट के पैर की उस गहरी चोट ने उसे बेबस कर दिया, जिससे उसका सामान्य रूप से चलना असंभव हो गया। इसी वजह से वो जैन को तुरंत यहां से भागकर अपनी जान सुरक्षित करने की सलाह देता है, मगर जैन उसे पीछे छोड़कर जाने से पूरी तरह इनकार कर देती है। तभी मैट अपनी चेतना धीरे धीरे खोने लगता है और पैर से बहता गहरा खून देखकर जैन खुद को रोने से रोक नहीं पाती। तभी वहां लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता है और उन्हें चारों तरफ से घेर लेता है। सिसकियों के बीच वो उनसे जुल्म की वजह जानना चाहती है। तभी अचानक वहां एक अजनबी लड़के की दस्तक होती है। जैसे ही वो नजर आता है, वहां मौजूद हर शख्स तुरंत भाग खड़ा होता है। उस बालक का मुखौटा भी दूसरों जैसा ही है, किंतु उसका रंग गहरे लाल रंग की आभा समेटे हुए है। मैट को अपने कंधों पर लाद कर वो आगे बढ़ता है और जैन भी खौफ के साए में उसके पीछे कदम बढ़ाने लगती है। वहीं हॉस्टल में बाकी लोग अपनी हिफाजत के लिए रोजाना की तरह दरवाजे पर मेज कुर्सियां टिका रहे हैं, जिसे देखकर जेरोम के चेहरे पर खौफ साफ नजर आता है। देव उसे संयम बनाए रखने की सलाह देता है और बताता है कि जैन और मैट बाहर मौजूद हैं, हमें उनकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। मिया को डर है कि कहीं उनकी मृत्यु न हो गई हो। उसी क्षण जैन और मैट का वहां आगमन होता है। जैन का दावा है कि लाल नकाब पहने एक युवक ने उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला है। बिना वक्त गवाए सबने फौरन दरवाजा खोलकर उन्हें शरण दी और घायल मैट की मरहम पट्टी में पूरी तरह जुट गए। जैन खुलासा करती है कि ब्लैक गैंग की नजर उन पर पड़ गई थी और उन्होंने बेरहमी से मैट के पैर में कील ठोक दी। जैन समझ नहीं पा रहा कि आखिर एक मामूली कील मैट की ऐसी गंभीर हालत की वजह कैसे बनी। उसी पल वो लाल नकाब पोश लड़का खुलासा करता है कि उस कील में जानलेवा जहर लगा हुआ था। वो उन्हें जख्म को गर्म पानी से साफ करने का निर्देश देते हुए एक इंजेक्शन भी लगा देता है। मैट को थामकर जैन उसे दिलासा देती है कि अब वे सुरक्षित हैं
और उसकी जान निश्चित ही बच जाएगी। तभी अचानक उनकी नजरें उस जगह पर पड़ती हैं जहां से वो लाल नकाबपोश लड़का अब ओझल हो चुका है। ये मंजर देख वहां मौजूद हर कोई दंग रह गया। उसी दृश्य में जैसे ही वो युवक अपना नकाब उतारता है, तब पता चलता है कि वही रेस सिल्वेनिया है जो खूंखार डीमन गॉड गैंग का असली सरदार है। उसकी बाईं आंख में सुर्ख लाल रंग झलकता है। जैन सबसे क्षमा मांगकर अपनी गलती सुधारती है और फिर सभी छात्र अपनी कक्षा की ओर बढ़ जाते हैं। कुछ समय बीतने पर मैट अपनी आंखें खोलता है, जिसे देख ज़ेन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। दृश्य में मैट भोजन कर रहा है, तभी अचानक वो ढेरों मिर्चियां काटकर उन्हें बड़ी तेजी से खाने लगता है। ये दृश्य देख ज़ेन पूछती है कि क्या अपनी जरूरतों की खातिर तुम होश खो बैठे हो? मैट मना कर देता है, दावा करते हुए कि ये उसे विष मुक्त कर देगा।